दोस्तों नमस्कार। मैं श्री राजेश इंडोलॉजी के इस सत्र में आप सबका स्वागत है। बीते सप्ताह आपने एक खबर सुनी ही थी कि अमेरिका ने पाकिस्तान के सरकारी परमाणु एजेंसी पर सैंक्शन लगाया है। साथ ही पाकिस्तान स्थित कराची की 3 कंपनियों पर भी सैंक्शन लगाया है। यह सैंक्शन क्यों लगाया? तो चूंकि पाकिस्तान लंबी दूरी की मिसाइल का परीक्षण करना चाह रहा था, उसे विकसित करना चाह रहा था। वास्तव में विकसित करना चाह रहा था, उसके बाद परीक्षण करना चाह रहा था। ये जो मिसाइल होते या परमाणु हथियार को ले जाने में सक्षम होते, इसलिए अमेरिका ने इस पर प्रतिबंध लगाया। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार आखिर है ही क्यों? इसका एक सतही उत्तर होता है कि चूंकि भारत के पास परमाणु हथियार है, तो उससे अपनी सुरक्षा के लिए पाकिस्तान को भी परमाणु हथियार चाहिए। लेकिन बात ये नहीं है। आज पाकिस्तान जिन मुश्किल हालात में खड़ा है, उसके पीछे उसकी यही परमाणु महत्वाकांक्षा है। यह कैसे है, अगर आप नहीं जानते हैं तो आज हम आपको एक ऐसी दिलचस्प और चौंकाने वाली कहानी सुनाने जा रहे हैं, जो एक तरफ कोल्ड वॉर, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और परमाणु हथियारों के खतरों से भरी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर यह कहानी बताती है कि कैसे अमेरिका की दोहरी नीतियों ने एक तरह से पाकिस्तान को परमाणु हथियारों के रास्ते पर ढकेल दिया है। बात 1962 की है, जब पाकिस्तान ने अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया था। यह वह वक्त था जब अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच चल रहे शीत युद्ध पूरे अपने चरम पर था। उस समय पाकिस्तान के कराची से सटे सोनमियानी समुद्र तट पर यह रॉकेट लॉन्च किया गया था। जैसे ही यह रॉकेट लॉन्च किया गया, उसके बाद पाकिस्तान ने दावा किया कि वह अंतरिक्ष में यान भेजने वाला दुनिया का 10वां मुल्क बन गया है। लेकिन वास्तव में यह एक साउंडिंग रॉकेट था, जिसका जो अमेरिका में बनाया गया था और अपोलो चंद्र अभियान में इसे उपयोग किया गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान को ऐसे रॉकेट की जरूरत ही क्यों पड़ी? यह सवाल बिल्कुल सही है, आपका सोचना बिल्कुल सही है। लेकिन इसके पीछे भी एक और कहानी छिपी हुई है। इस कहानी इसमें कई कहानियां परमाणु हथियारों के पीछे हैं। उनमें से कुछ कहानियों को हम आपके साथ आज साझा कर रहे हैं। तो वही जो रॉकेट लॉन्च किया गया, साउंडिंग रॉकेट, वह केवल एक वैज्ञानिक कोई प्रयोग नहीं था। वह एक तरह से पाकिस्तान में परमाणु हथियारों के कार्यक्रम का शुरुआती दौर था। वक्त के साथ पाकिस्तान ने इन रॉकेटों का उपयोग कुछ और ही मकसद से किया, और वह मकसद था पाकिस्तान की एटमी महत्वाकांक्षा। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के जो दस्तावेज बाद में सार्वजनिक किए गए, उसमें कहा गया था कि पाकिस्तान के वैज्ञानिक जो नासा में प्रशिक्षित हुए, इन साउंडिंग रॉकेटों को छोटी दूरी की मिसाइलों में बदलने की कोशिश कर रहे थे। 1989 के आसपास पाकिस्तान ने हथ 1 और हथ 2
2 मिसाइलों का परीक्षण किया है, लेकिन इन मिसाइलों में गाइडेंस सिस्टम नहीं थी, लिहाजा ये मिसाइल परमाणु हथियारों को ले जाने में सक्षम नहीं थे। लेकिन यह जानते हुए भी पाकिस्तान लगातार इसके टेस्ट करता रहा। पाकिस्तान ने सोवियत संघ की मिसाइलों को उत्तर कोरिया से हासिल करने की कोशिश की। यूरोपीय तकनीक भी इसने स्मगल करके हासिल की। अमेरिका के प्रतिबंधों के बावजूद इस परमाणु हथियार कार्यक्रम में लगातार तेजी आती रही, और यह इसलिए था कि यहाँ अमेरिका की जो नीति थी वह एक तरह से कहा जाए 2 स्तर पर काम कर रही थी। यह कोई पहली बार नहीं था जब अमेरिका ने पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को लेकर चिंता जताई हो। 1998 में भी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने पाकिस्तान पर मिसाइल प्रसार को लेकर प्रतिबंध लगाए थे। फिर 9/11 की घटना के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ आतंकवाद विरोधी सहयोग के नाम पर इन प्रतिबंधों को हटा दिया, और जैसे जैसे आतंकवाद के खिलाफ युद्ध में पाकिस्तान अमेरिका का सहयोगी बनता गया, वैसे वैसे अमेरिका भी पाकिस्तान की परमाणु कार्यक्रम को लेकर अपनी नजरें दूसरी तरफ फेरता गया और उसके रूप में बदलाव आया। पाकिस्तान के साथ सैन्य और अमेरिका के आर्थिक सहयोग भी बढ़े इस दौर में, और यह किसी से छिपी नहीं है। यहाँ तक कहा जाता है कि पाकिस्तान को उस दौर में कंटेनर भर भर कर डॉलर आते थे। अमेरिका के इस फैसले से पाकिस्तान को एक तरह से परमाणु हथियार को विकसित करने की ताकत मिला, हौसला मिला, और वह अपनी पूरी क्षमता के साथ पूरी तेजी से परमाणु हथियार विकसित करने के क्रम में लग गया। अगर पाकिस्तान के परमाणु हथियार की बात हो और एक वैज्ञानिक की बात न हो, जैसे जो पाकिस्तान का इकलौता एक तरह से वैज्ञानिक है जिसे नोबेल पुरस्कार मिला था, लेकिन उस वैज्ञानिक का नाम पाकिस्तान के इतिहास से एक तरह से मिटा दिया गया, लेकिन उनकी भूमिका परमाणु के कार्यक्रम में बेहद अहम थी। ये वैज्ञानिक थे अब्दुल सलाम। अब्दुल सलाम ने विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में पाकिस्तान को बढ़ाने के लिए काफ़ी काम किया। उन्होंने नासा के प्रस्ताव का लाभ उठाया और पाकिस्तान में रॉकेट लॉन्चिंग साइट बनाने की दिशा में काम किया। लेकिन दुखद है कि अब्दुल सलाम अहमदिया मुसलमान थे और पाकिस्तान में अहमदिया को मुसलमान नहीं माना जाता, और 1974 में पाकिस्तान की सरकार ने अब्दुल सलाम को गैर मुस्लिम घोषित कर दिया। इसके बाद अब्दुल सलाम धीरे धीरे गुमनामी में खोते चले गए और पाकिस्तान के इतिहास से वे लगभग मिट चुके हैं। पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम की शुरुआत 1970 के दशक में ही शुरू हो गई थी। 1973 में पाकिस्तान ने एक छोटा रिएक्टर स्थापित किया जो बाद में परमाणु हथियार के विकसित करने के लिए काम आया। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को इस बारे में बहुत पहले से जानकारी थी। CIA जो था वह अनुमान लगाया था कि पाकिस्तान 1980 के शुरुआती के दशक तक परमाणु बम बना सकता है, और ऐसी ही आशंका ब्रिटेन ने भी अपनी खुफिया जानकारियों के आधार पर लगाया था।
अमेरिका इन खतरों को जानता था, समझता था, लेकिन फिर भी वह इसे नजरअंदाज उसने किया और पाकिस्तान के साथ सहयोग बनाए रखा। 1979 यह दौर सेंट्रल एशिया और दक्षिण एशिया के लिए काफी महत्वपूर्ण था। इस दौरान कई जियोपॉलिटिक्स की घटनाएं महत्वपूर्ण हुई और इसने 79 के दौर ने साउथ एशिया को ऐसे प्रभावित किया कि उसका प्रभाव आज भी कई देशों पर साफ साफ दिखता है। वही 1979 में जब सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर आक्रमण किया तो अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ मिलकर सोवियत विरोधी लड़ाई में उसकी मदद ली और इसी समय पाकिस्तान ने F-16 अमेरिका से हासिल किया और यह F-16 जो था F-16 जिसे कहते हैं, यह परमाणु बमों को ले जाने में सक्षम था। यह सब अमेरिका की कोल्ड वॉर पॉलिसी का एक तरह से हिस्सा थी, जिसमें पाकिस्तान को मदद की गई और पाकिस्तान ने इस अवसर का भरपूर लाभ उठाया। 1980 के दशक में पाकिस्तान ने अपने परमाणु हथियारों को पहुंचाने के लिए मिसाइलों का निर्माण धड़ल्ले से शुरू किया। चीन और उत्तर कोरिया ने पाकिस्तान की इसमें मदद की। चीन ने पाकिस्तान को M11 मिसाइलों और उसकी तकनीक दिए, लॉन्चर दिए, जिससे कि पाकिस्तान के लिए राह आसान हुआ। उत्तर कोरिया ने मिसाइल तकनीक की सहायता दी। इसके बाद पाकिस्तान ने अपनी खुद की मिसाइलें बनानी शुरू की और उसी दौर में हाथरस, शाहीन और गौरी का परीक्षण किया गया। 1998 में अगर आप आ जाए तो पाकिस्तान ने अपनी परमाणु मिसाइलों का परीक्षण किया और इसने भारत के खिलाफ अपनी परमाणु शक्ति को प्रदर्शित किया। इसके बाद पाकिस्तान के पास वो तकनीक आ गई जिससे वह पूरी दुनिया को चुनौती देने की स्थिति में आ गया। पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम अब एक बड़े संकट का रूप ले चुका है। पूरी दुनिया इसे लेकर चिंतित है। अब पाकिस्तान ने अपने परमाणु हथियारों को और अधिक उन्नत बनाने और तकनीक को विकसित किया है। बाबर 2 जो 700 किलोमीटर तक की दूरी तक उसकी रेंज है और वह परमाणु बम ले जाने में सक्षम भी है। अब अन्य लंबी दूरी की मिसाइलें पाकिस्तान के खतरे को और बढ़ा देती है। अमेरिका को पाकिस्तान से कोई सीधा खतरा तो नहीं है, क्योंकि अमेरिका के पास मिसाइल रक्षा प्रणाली है और अमेरिका की दूरी पाकिस्तान से इतनी है कि फिलहाल अगले 20, 25, 30 सालों में भी यह आशंका नहीं है कि पाकिस्तान उतनी दूरी की मिसाइलें यानी एंटी कॉन्टिनेंटल मिसाइल विकसित कर पाएगा। लेकिन मिडिल ईस्ट में जो अमेरिकी बेस है, अगर पाकिस्तान लंबी दूरी की मिसाइल विकसित करने में सफल हो जाता है तो अमेरिका के जो मिलिट्री बेस हैं वो पाकिस्तान के निशाने पर आ सकते हैं, उसकी जद में आ सकते हैं। और इसके अलावा असली खतरा ये है कि पाकिस्तानी परमाणु हथियारों को कहीं दूसरे देशों को निशाना न बना ले। अमेरिका की शीत युद्ध की नीतियों ने पाकिस्तान को परमाणु शक्ति बनाने का रास्ता दिया। अब इसे रोकना एक तरह से बहुत कठिन हो गया है। अमेरिका सहित कई देशों ने यह आशंका जताई है कि पाकिस्तान का जो परमाणु बम है वह कहीं आतंकवादियों के हाथ भी लग सकता है। तो दूसरी तरफ अमेरिका की यह भी आशंका है कि पाकिस्तान अपने परमाणु जो शक्ति है उसको ईरान के साथ भी साझा कर सकता है। इस तरह पाकिस्तान का परमाणु एक तरफ से दुनिया से के लिए एक
खतरनाक खतरा बन चुका है। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी, जो एक तरफ अमेरिका की नीतियों के कारण पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम की शुरुआत को दिखाती है, तो दूसरी तरफ यह दिखाती है कैसे इन नीतियों ने दुनिया को, पाकिस्तान को एक खतरनाक देश के रूप में उभरने का अवसर दिया। अमेरिका की मदद और पाकिस्तान की महत्वाकांक्षा ने दुनिया को एक नए खतरे से रूबरू कराया है। क्या अब इसे रोका जा सकता है? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज की तारीख में किसी के पास नहीं है। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने मित्रों के बीच इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार।